हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल। आई होप आप सब अच्छे होंगे बच्चों। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 12th का नर्स्ड इक्वेशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पार्ट है। अब अगर मैं आपको याद दिलाऊं कि लास्ट क्लासेस में हमने क्या किया है और किस तरीके से हमने इस चैप्टर की स्टार्ट करी थी, सो दैट आप इसमें लिंक जोड़ने में सक्सेसफुल हो कि मतलब एक्चुअली क्या है इस हम टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले ये ज़रूरी है समझना कि एक्चुअली हम उसमें क्या पढ़ने वाले हैं और क्यों पढ़ने वाले हैं, उसको यूज़ किस तरीके से करेंगे। ओके, तो अगर मैं पीछे जाऊँ इससे एक टॉपिक पहले, जब हमने स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पढ़ा था, तो उसकी यूज़ इसलिए पड़ी थी क्योंकि हमें पता था कि हाफ सेल जो होता है उसका अलग से अगर कैलकुलेट करना हो पोटेंशियल तो एक रेफरेंस की ज़रूरत पड़ती है। और उसके लिए आपने क्या रेफरेंस यूज़ किया था? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, जो 0 वोल्ट का रेफरेंस होता है। उसके रिस्पेक्ट में आपने देखा था कि जिंक और कॉपर वाले सिस्टम में प्लस माइनस आता है वोल्ट, एंड अल्टीमेटली आप ओवरऑल, अगर आप डैनियल सेल आपको याद हो तो उसका आपने 1.1 वोल्ट कैलकुलेट किया था। ठीक है, बट हमेशा उसमें आपने एक चीज़ पढ़ा था बच्चों कि जो कंसंट्रेशन है उसको हम क्या रखते हैं? यूनिटी रखते हैं। कंसंट्रेशन को क्या रखते हैं? यूनिटी रखते हैं। तो अगर कंसंट्रेशन यूनिटी है तो आप स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के हेल्प से आप पोटेंशियल कैलकुलेट कर पा रहे थे एक हाफ सेल का। अभी क्वेश्चन आता है कि व्हाट इफ कंसंट्रेशन में यूनिटी ना हो और अगर मैं स्टैंडर्ड कंडीशन पे ना निकालना चाहूँ, तो बच्चों उन सब का आंसर है नर्स्ड इक्वेशन। अगर आप यहाँ पे पढ़ेंगे, सबसे पहला क्वेश्चन हो सकता है नर्स्ड इक्वेशन। क्या होता है नर्स्ड इक्वेशन और क्यों यूज़ करते हैं नर्स्ड इक्वेशन को? तो सबसे पहले अगर मैं आपको आंसर दूँ क्यों नर्स्ड इक्वेशन यूज़ होता है, तो नर्स्ड इक्वेशन क्या करता है? हेल्प्स टू डिटरमाइन सेल पोटेंशियल अंडर नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन। आपने पढ़ा होगा बच्चों कि जब स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की बात करते हो तो आपका कंडीशन क्या होता है? स्टैंडर्ड रहता है ना। स्टैंडर्ड कंडीशन पे आप कैलकुलेट करते हो। लेकिन अगर आप नर्स्ड इक्वेशन यूज़ करोगे तो नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन के लिए भी आप कैलकुलेट कर सकते हो सेल पोटेंशियल को। तो दैट मीन्स नर्स्ड इक्वेशन आपको सेल पोटेंशियल कैलकुलेट करने में हेल्प करता है नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन पे। ठीक है, तो हमने पढ़ा है अभी तक कि वी हैव अज्यूम्ड कंसंट्रेशन टू बी यूनिटी। इससे पहले जब स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की बात कर रहे थे तो कंसंट्रेशन यूनिटी हमने हर जगह देखा कि कंसंट्रेशन हमें यूनिटी रखना है, ये सारी चीज़ें करनी है। ठीक है, और हम क्या करते थे कि फॉर एनी हाफ सेल मेजर्ड विद रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, तो जब भी हम किसी हाफ सेल को उसकी कंसंट्रेशन को उसकी पोटेंशियल को कैलकुलेट करना होता था हमें, तो हम क्या करते थे? कंसंट्रेशन को यूनिटी लेते थे। और हमने इक्वेशन किस तरीके से बनाई कि सपोज करो आपके पास कोई मेटल है, उस पर N+ चार्ज है। जैसे आपने देखा था कॉपर पे 2+ चार्ज है। अगर उसमें 2 इलेक्ट्रॉन ऐड होंगे, यहाँ पे जितना प्लस चार्ज होगा उतने ही इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तभी वो न्यूट्रलाइज होगा, हाँ या ना। तो अगर Cu2+ है तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो नॉर्मल Cu सॉलिड बन जाएगा। तो एक जेनरिक इक्वेशन यहाँ पे लिखी गई है। तो अगर किसी एक हाफ सेल के लिए अगर आपको क्या कैलकुलेट करना है? सेल पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, तो आप उसके कंसंट्रेशन को अभी तक यूनिटी मान के चलते थे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के रिस्पेक्ट में जब आपको कैलकुलेट करना होता था। लेकिन नर्स्ड इक्वेशन क्या कहता है कि अगर आपको नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन पे भी कैलकुलेट करना सेल पोटेंशियल, तो एक इक्वेशन है, दैट इज दिस पर्टिकुलर इक्वेशन। अब ये इक्वेशन देखो किस तरीके से लिखी हुई है, समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नर्स्ड इक्वेशन की इक्वेशन है। ओवरऑल इक्वेशन अभी मैं ड्राइव करके आपको दिखाऊंगा किस तरीके से आता है, लेकिन आपको ये बेसिक समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको ई सेल कैलकुलेट करना है, ई सेल मतलब सेल पोटेंशियल आपको कैलकुलेट करना है Mn+2 Mn के लिए, दैट मीन्स Cu2+2 Cu के लिए, Zn2+2 Zn के लिए, वो सारी चीज़ें मैं करके दिखाऊंगा। तो वो किसके बराबर होता है? स्टैंडर्ड पोटेंशियल। स्टैंडर्ड पोटेंशियल आप कैसे कैलकुलेट करते हो? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के रिस्पेक्ट में के साथ आपने जो भी कैलकुलेट करते हो उसको क्या बोलते हो? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो अगर नॉर्मल सेल पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, नॉर्मल सेल पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, तो दैट इज इक्वल्स टू स्टैंडर्ड माइनस RT डिवाइडेड बाई NF, नेचुरल लॉग ऑफ प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाई रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। दिस इज सिंपल। दैट मीन्स आपने क्या किया कि अगर आपको सेल पोटेंशियल, नर्स्ड इक्वेशन बोलता है आपको कि चलो मैं आपको ये इक्वेशन देता हूँ, आप इस इक्वेशन में डाल के आप कैलकुलेट कर सकते हो सेल पोटेंशियल, नॉर्मल सेल पोटेंशियल। अगर इसके ऊपर नॉट नहीं लगा हुआ तो इसका मतलब ये क्या है? आपका नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन है, और नॉट लगा हुआ है तो वो स्टैंडर्ड कंडीशन है। तो नॉर्मल कंडीशन इक्वल्स टू स्टैंडर्ड कंडीशन माइनस RT डिवाइडेड बाय NF, नेचुरल लॉग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब एक और चीज़ आपको पता होगी बच्चों कि जो कंसंट्रेशन होता है वो डायरेक्टली रिलेटेड किससे होता है?
जो कंसंट्रेशन होता है वो डायरेक्टली रिलेटेड होता है डेंसिटी से। और आपको पता है कि सॉलिड और लिक्विड के केस में कंसंट्रेशन चेंज, डेंसिटी चेंज नहीं होती। अगर डेंसिटी चेंज नहीं होती है तो हम क्या करते हैं, कंसंट्रेशन को यूनिटी मान के चलते हैं। तो कभी भी सॉलिड स्टेट्स में आपने 11th में भी पढ़ा होगा, सॉलिड और लिक्विड के लिए आप क्या करते हो, कंसंट्रेशन को यूनिटी मान लेते हो। जब आपको Kc लिखना होता है ना, अगर आपको इक्विलिब्रियम याद हो तो Kc लिखना पड़ता था, तो आप सॉलिड और लिक्विड को इग्नोर कर देते हो। सेम चीज़ हम यहाँ पे कर रहे हैं बच्चों। तो अगर इसको मैं फिर से आगे लिखना चाहूँ तो मैं क्या लिख रहा हूँ कि ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस RT अपॉन NF नेचुरल लॉग ऑफ, इसको मैंने 1 कर दिया डिवाइडेड बाई M2 प्लस जो आपके एक्वा सॉल्यूशन में है। ओके, अब यहाँ पे बच्चों R क्या है, R गैस कांस्टेंट है 8.314 जूल्स पर केल्विन पर मोल। और बच्चों N है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो ट्रांसफ़र हो रही है। दिस इज़ नेचुरल लॉग and this is concentration of in aqueous state and F is Faraday। Faraday की एक्चुअल वैल्यू कितनी होती है, 1 Faraday is 96487 कूलम्स पर मोल। अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज़ 1 Faraday तो आप बोलोगे 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे जितना चार्ज होता है उसको आप 1 Faraday बोलते हो। बच्चों कई जगह आपने 96500 भी देखा होगा, वो कैलकुलेशन को ईजी करने के लिए यूज़ करते हैं। तो आई होप आपको समझ आया होगा क्या होता है नर्स्ट इक्वेशन, क्यों है ये नर्स्ट इक्वेशन, क्या पर्पस होता है इसका। अब हम क्या करते हैं, जो फाइनल इसकी इक्वेशन आती है वो कैसे डराइव कर सकते हैं। पेपर में आ सकता है कि डराइव करके दिखा दो, बहुत कम चांसेज है कि पेपर में प्रॉपर डेरिवेशन पूछी जाती है, लेकिन आपको समझ आना चाहिए कि वो इक्वेशन कैसे बन रही है। ठीक है, तो अगर मैं थोड़ा सा रिवाइज करूँ तो हमने देखा कि हम अभी तक ये पढ़ रहे थे कि हमें स्टैंडर्ड कंडीशन पे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की हेल्प से कैसे निकालना पोटेंशियल। बट नर्स्ट इक्वेशन क्या बोलता है आपको कि अगर आपको नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन पे भी निकालना है तो इस इक्वेशन को यूज़ करो और कैलकुलेट कर लो, जहाँ पे दिस इज सेल पोटेंशियल एट नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन, दिस इज सेल पोटेंशियल एट स्टैंडर्ड कंडीशन एंड देन RT अपॉन NF नेचुरल लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो अगर बच्चों ये समझ आया तो हमने एक इक्वेशन बहुत देखी है जिंक और कॉपर वाली, उसी को हेल्प करके हम बिल्ड करते हैं कि किस तरीके से ओवरऑल, ये तो एक हाफ सेल का हो गया ना बच्चों, अगर ओवरऑल पूरे सेल का कैलकुलेट करना है तो हम किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। लास्ट में एक सिंपल सा मैं क्वेश्चन के एग्जांपल से भी बताऊंगा किस तरीके से इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो अगर बच्चों मैं डैनियल सेल की बात करूँ, ठीक है, तो उसमें क्या था, कॉपर वाला सिस्टम था, कॉपर टू कॉपर एंड जिंक टू जिंक, है ना। अब अगर मैं इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करना चाहूँ दोनों अलग अलग हाफ सेल के लिए, जो नर्स्ट इक्वेशन मैंने पढ़ी, नर्स्ट इक्वेशन आपने क्या पढ़ी थी, ई आपने क्या पढ़ा, Mn प्लस टू M इज इक्वल्स टू ई नॉट Mn प्लस टू M माइनस RT NF नेचुरल लॉग ऑफ 1 अपॉन Mn प्लस, यही पढ़ा बच्चों आपने, हाँ है ना। अब अगर मैं इस चीज़ को कॉपर के लिए करना चाहूँ तो मैं क्या लिखूँगा, ई ऑफ सेल पोटेंशियल ऑफ कॉपर टू, ये रिप्रेजेंट कर रहा है किस सिस्टम के लिए आप कैलकुलेट कर रहे हो, ये आपका हो गया ई नॉट Cu2 प्लस टू C RT, R कांस्टेंट है, T टेम्परेचर है, N हमारा 2 होगा, क्योंकि बच्चों अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन ऐड होगा। अगर इस इक्वेशन को लिखना चाहो आप तो क्या लिखोगे, Cu2 प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन ऐड होगा तभी तो वो कॉपर बनेगा, तो ये N इलेक्ट्रॉन हो गया, तो उस N की वैल्यू मैंने 2 रख दी। F नेचुरल लॉग ऑफ 1 अपॉन, यहाँ पे M की जगह मैं कॉपर यूज़ कर रहा हूँ तो Cu2 प्लस हो जाएगा। ये चीज़ क्लियर है बच्चों। अब अगर ये तो आपका किस पे हो जाता है, आपको याद हो तो ये कैथोड पे रिएक्शन होता है, है ना, ये किस पे रिएक्शन होता है, कैथोड पे रिएक्शन होता है। अब सपोज करो कि अगर आपको एनोड का रिएक्शन देखना है तो एनोड पे जिंक वाली चीज़ हो रही होगी, तो यहाँ पे सिंपली मैं क्या लिखूँगा, Zn2 प्लस 2Zn। याद रखना ये इंडिविजुअली अलग अलग हाफ सेल का भी देख रहे हो कि नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन पे क्या हो सकता है, लेकिन ओवरऑल सेल की बात करूँगा तो मैं अभी इसको क्या करेंगे, अभी कैथोड का निकाले, एनोड का निकालो, और आपने पढ़ रखा ना ई सेल इक्वल्स टू ई कैथोड माइनस ई एनोड। मैं इसको डिफरेंस करूँगा और देखते हैं इक्वेशन फाइनल क्या बनती है। तो ये आपका क्या हो गया, ई नॉट सेल Zn2 प्लस Zn माइनस RT अपॉन, यहाँ पे भी 2 आएगा क्योंकि जिंक वाले सिस्टम के लिए भी 2 इलेक्ट्रॉन ही मूव होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन मूव होंगे, नेचुरल लॉग ऑफ 1 अपॉन
यहाँ पे Zn2+ हो जाएगा। ठीक है, तो कॉपर वाले के लिए कॉपर 2+, Zn वाले के लिए Zn2+। अगर आपको ये दो चीज़ समझ आई कि कैसे लिखा है, तो मैं क्या करता हूँ, ये मिटाता हूँ, जिसके बेसिस पे हमने नर्स्ट इक्वेशन के बेसिस पे मैंने एक एक हाफ सेल के लिए दोनों की नर्स्ट इक्वेशन लिख दी। अब आपको पता है, आपने पहले पढ़ रखा है कि जो ई सेल होता है वो ई कैथोड माइनस ई एनोड होता है ना, ई कैथोड माइनस ई एनोड। दैट मीन्स अगर ओवरऑल ये हाफ हाफ सेल का है, लेकिन अगर ओवरऑल सेल का निकालना है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, दोनों का डिफरेंस लेना पड़ेगा। तो दैट मीन्स ई कैथोड माइनस ई एनोड करूँगा। तो देखो बच्चों, अगर मैं डायरेक्टली यहाँ पे माइनस करने की कोशिश करूँ तो दिस माइनस दिस, तो जब इस पूरे में से इस पूरे को माइनस करूँगा तो ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। तो ये ऐसे लिखूँगा, ई नॉट कॉपर 2+ 2 कॉपर, हाँ एक मिनट, ई नॉट कॉपर 2+ 2 कॉपर। इसमें से अगर मैं माइनस करूं, देखो इसमें से मैंने ये चीज़ माइनस करी थी ना, इसमें से अगर ये चीज़ माइनस कर रहा हूं तो ये माइनस हो जाएगा। तो ई नॉट जिंक 2+ 2 जिंक हो गया, है ना। और जब इस पूरे में से ये माइनस हुआ है तो ये माइनस का ही रह गया और माइनस माइनस ये प्लस का हो गया। तो यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा, प्लस RT/2F नेचुरल लॉग ऑफ 1 जिंक 2+ माइनस ऑफ RT/2F नेचुरल लॉग ऑफ 1 कॉपर 2+। आई होप आपको समझ आया होगा। मैं नीचे मिटा देता हूँ, कन्फ्यूज़न ना हो। ठीक है, तो जब मैंने मैंने ई कैथोड माइनस ई एनोड करा तो ये चीज़ मेरी आ गई। ओके, अब आपको पता हो कि अगर स्टैंडर्ड कॉपर माइनस स्टैंडर्ड जिंक करूँगा तो ये स्टैंडर्ड सेल हो गया, हाँ या ना, ये क्या हो गया, स्टैंडर्ड सेल हो गया। और बाहर इसके इधर क्या होगा, ई कैथोड माइनस ई एनोड है, तो दैट मीन्स नेचुरल कंडीशन पे जो कैथोड था माइनस नेचुरल कंडीशन ऑफ एनोड जो नॉन स्टैंडर्ड था। तो मैं बाहर वाले को क्या लिख दूंगा, ई सेल। ई सेल इक्वल्स टू इसका डिफरेंस क्या होगा, ई नॉट सेल। अब बच्चों यहाँ पे अगर इस वाले की बात करूँ मैं, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से माइनस RT/2F कॉमन लेता हूँ। ठीक है, मैंने माइनस RT/2F माइनस कॉमन क्यों लिया, क्योंकि जब आपने नर्स्ट इक्वेशन देखी थी तो इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन था, ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस ऑफ RT/NF। तो मैंने ये चीज़ कॉमन इस तरीके से ले ली, माइनस जानबूझ के कॉमन लिया है। अब आपका क्या हो जाएगा, जैसे आपने माइनस कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, नेचुरल लॉग ऑफ 1/Cu2+ माइनस 1 नेचुरल लॉग ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ 1/Zn2+। ठीक है, अब देखो ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस RT/2F। देखो बच्चों, नेचुरल लॉग ऑफ A माइनस नेचुरल लॉग ऑफ बी, लॉग A माइनस बी क्या होता है, लॉग A अपॉन में लॉग B। तो ये हो जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ 1/Cu2+ डिवाइडेड बाई 1/Zn2+। ठीक है, नेचुरल लॉग ऑफ, दैट मीन्स लॉग में सिंपल डेफिनेशन होती है, लॉग A माइनस लॉग B होता है लॉग A अपॉन में B। तो मैंने दिस अपॉन दिस लिया। अब बिल्कुल जिंक नीचे चला गया तो टॉप पे आ जाएगा। तो आप इसको कैसे लिखोगे, आप इसको बच्चों ऐसा लिखोगे, ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस RT/2F। ये बिल्कुल ऊपर चला गया तो नेचुरल लॉग ऑफ जिंक 2+ डिवाइडेड बाई कॉपर 2+। आई होप बच्चों आपको ये चीज़ समझ आई होगी क्या लिखा हो गया है। अब देखो क्या करते हैं हम, देखो अब क्या करते हैं, एक बार जब मैंने ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट सेल RT/2F नेचुरल लॉग ऑफ Zn2+ अपॉन Cu2+ कर लिया, तो एक चीज़ देखो बच्चों, R कांस्टेंट है मेरा। टेम्परेचर को अगर मैं 298 मान लूँ, ओके, मैक्सिमम क्वेश्चन जो पेपर में आपको रूम टेम्परेचर पे देते हैं दैट इज़ 298 केल्विन। ओके, जो एवरेज रूम टेम्परेचर आप मान के चलते हो, या आपको क्वेश्चन के अंदर ही दे के रखेंगे कि टेम्परेचर इज़ 298 केल्विन। तो आपका ये कांस्टेंट हो गया, टेम्परेचर आपने 298 मान लिया। 2 आपको ये एक नंबर है जहाँ पे कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहे हैं। F आपको पता है अप्रॉक्सीमेटली 96500 होती है उसकी वैल्यू। और एक और चीज़ होती है, जब आप नेचुरल लॉग को नॉर्मल लॉग में कन्वर्ट करते हो तो 2.303 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, ये आपने पढ़ा होगा।
तो अगर इन सब चीज़ों को जितने भी कांस्टेंट है उसको मल्टीप्लाई कर दूँ तो मेरा आ जाएगा ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 वैल्यू होगी हर चीज़ की, 0.059। किस किस चीज़ की वैल्यू 0.059 होगी बच्चों? R इंटू टी इंटू 2.303। मैं यहाँ पे लॉग लिखने वाला हूँ क्योंकि मैंने नेचुरल लॉग को किस में कन्वर्ट कर देना है, नॉर्मल लॉग में। तो 2.303 और डिवाइडेड बाई अगर f करता हूँ तो उन सब की वैल्यू आएगी। डिवाइडेड बाई क्या हो गया 2, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, और मैंने 2.303 पहले मल्टीप्लाई कर दिया है तो ये नॉर्मल लॉग हो जाएगा, और ये हो गया Zn2 प्लस डिवाइडेड बाई Cu2 प्लस। तो ये आप बोल सकते हो आपकी फाइनल इक्वेशन है। अब अगर ये तो मैंने ये बार बार ये इक्वेशन देख रहे हैं तो इसलिए हम इस तरीके से लिखते हैं। अब मैं एक इक्वेशन लिख देता हूँ, नॉर्मल इक्वेशन, और आपको बोलूँगा कि ओवरऑल ये आपका ओवरऑल नर्स्ट इक्वेशन होगी। पूरे ये आपके पूरे सेल का सेल पोटेंशियल अगर आपको कैलकुलेट करना है तो आप सीधे क्या करो, स्टैंडर्ड कंडीशन में जो सेल पोटेंशियल होता है वो माइनस जो भी ये वैल्यू है कंसंट्रेशन, आप उसको पुट करोगे तो आपको पता चल जाएगा। दैट मीन्स अगर अब मैं जिंक कॉपर के सिस्टम की बात करूँगा तो यहाँ पे 1.1 वोल्ट डालूंगा, और जो भी कंसंट्रेशन मेरे को गिवन होगा वो अगर पुट करूँगा तो मेरे को जो नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन है उसके लिए भी सेल पोटेंशियल पता चल जाएगी। यही काम है नर्स्ट इक्वेशन का। ठीक है बच्चों, अब सपोज करो मैं एक सिंपल सा इक्वेशन लिखता हूँ और आपको बोलता हूँ कि इसके लिए आप मेरे को क्या लिख के दिखाओ, नर्स्ट इक्वेशन की वैल्यू लिख के दिखाओ। तो इक्वेशन है निकल सॉलिड प्लस आपके पास 2Ag प्लस गिव्स निकल 2 प्लस एंड देन आपके पास 2Ag सॉलिड है। ठीक है, तो जिस पे भी चार्जेस नहीं हो सॉलिड है, बाकी दोनों एक्वस है। तो बच्चों इसके लिए आपको बोला गया है नर्स्ट इक्वेशन लिख के दिखाओ। तो आप सिंपली क्या करोगे, आप कैसे लिखोगे इसके लिए वो मैं आपको बता देता हूँ। सिंपल है, देखो अगर आप बात करोगे ई सेल निकालना आपको तो वो किसके बराबर होगा, ई नॉट सेल। अगर बच्चों पेपर में आपसे ई सेल पूछा होगा तो ई नॉट सेल दे के रखेंगे, ई नॉट सेल पूछा होगा तो ई सेल दे के रखेंगे। तो कोई तो एक वैल्यू आपको दे के रखेंगे और दूसरी अननोन चीज़ निकालने को बोलेंगे। तो क्या होगा, ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस RT अपॉन में, यहाँ पे देखो 2 इलेक्ट्रॉन, एक Ag पे 1 प्लस चार्ज है, टोटल वैसे 2 हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, तभी ये 2 इलेक्ट्रॉन जो इस पर कम है वो सेटिस्फाई होगा। तो दैट मीन्स इस पे भी 2 इलेक्ट्रॉन का ही ट्रांसफ़र हो रहा है। ओके, और ये चीज़ होगी। उसके बाद आप फाइनली क्या करोगे, नेचुरल लॉग ऑफ प्रोडक्ट में क्या है Ni2 प्लस, जो भी आयनिक है उसको रखना, और इधर क्या है Ag प्लस, ऊपर उस पर क्या हो जाएगा बच्चों स्क्वायर। आपने Kc की वैल्यू लिखना सीखा होगा 11th में, जो आपके पास आगे वैल्यू होती है वो आपका कंसंट्रेशन की पावर में चली जाती है। जो स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट आगे लगा जाता है वो पावर में चला जाता है। तो यहाँ पे 1 है तो सिंपल Ni2 प्लस, और यहाँ पे 2 है तो Ag प्लस का होल स्क्वायर हो गया। अब इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, अगर 298 केल्विन दिया होता तो आप इसको क्या बोलते बच्चों, ई नॉट सेल माइनस 0.059। जैसे 0.059 कर दिया तो खाली नीचे 2 बच जाएगा और ये लॉग में कन्वर्ट हो चुका होगा, क्योंकि यही वैल्यू यूज़ करके 0.059 आता है। Ni2 प्लस डिवाइडेड बाई Ag प्लस का होल स्क्वायर। अब क्वेश्चन में जो भी कंसंट्रेशन गिवन है वो पुट करो, ये वैल्यू दे रखी होगी आपको, उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे आपको ई सेल कैलकुलेट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे जैसे ही आपने 0.059 दे दिया है, इसका मतलब आपने अज्यूम कर लिया टेम्परेचर आपका क्या था 298 केल्विन, क्योंकि उसी कंडीशन में हमने ये वैल्यू कैलकुलेट करी थी। अदरवाइज आप इस इक्वेशन में जो जो वैल्यू होती है एज इट इज़ पुट करो। आपको पता है, मैंने अभी बताया कि इन सब की क्या क्या वैल्यू होती है, आप उसको पुट करो, आपका आंसर आ जाएगा। अब बच्चों लास्ट में एक सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं और उससे देखते हैं कि किस तरीके से नर्स्ट इक्वेशन के क्वेश्चन सिंपल पूछे जाते हैं। आई होप आपको समझ आया होगा नर्स्ट इक्वेशन क्या है, क्यों यूज़ करते हैं और इसकी फाइनल इक्वेशन कैसे आती है। ओके, तो एक मैं NCERT का एग्जाम्पल 3.1 लेता हूँ। क्वेश्चन है Mg सॉलिड प्लस 2Ag प्लस। अब साथ में जो भी आपका कंसंट्रेशन होगा ना, जो आयनिक फॉर्म में होता है उसका कंसंट्रेशन गिवन होगा। आयनिक फॉर्म में अगर कंसंट्रेशन आपको गिवन है तो कंसंट्रेशन दे रखा है 0.001 मोलर। ओके बच्चों, अब बोलता है कि ये रिएक्ट होके, ये आपका रिएक्ट होके क्या बनाता है Mg
2+, ओके, जिसका कंसंट्रेशन है 0.130 मोलर प्लस 2 Ag सॉलिड। अब आपको इसमें दिया हुआ है कि E0 सेल जो होता है बच्चों, E0 सेल की वैल्यू गिवन है 3.17 वोल्ट। ओके, E0 सेल की वैल्यू 3.17 वोल्ट है। आपसे पूछा गया है कि इसका सेल पोटेंशियल ई सेल कैलकुलेट करके बताओ, ई सेल कैलकुलेट करके बताओ क्या होगा। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है, स्टैंडर्ड कंडीशन है, तो उस केस में मेरे को पता चल गया कि 3.17 वोल्ट है। मैं नर्स्ट इक्वेशन की हेल्प से पता कर सकता हूँ कि नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन में क्या होती है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इक्वेशन लिखूँगा, ई सेल इक्वल्स टू E0 सेल माइनस RT अपॉन में NF नेचुरल लॉग ऑफ प्रोडक्ट का, प्रोडक्ट आपका Mg2+ है, Mg2+, कोई पावर नहीं जाएगी, और यहाँ पे आयनिक फॉर्म में कौन सा है, Ag+ है, और Ag+ की पावर क्या आ जाएगी, 2 जाएगी, है ना। आई होप आपको समझ आया होगा बच्चों। अब कुछ नहीं करना, आपको टेम्परेचर अगर देखो इस वाले क्वेश्चन में टेम्परेचर मेंशन नहीं है तो आप 298 केल्विन लेके चलोगे टेम्परेचर को, अदरवाइज अगर मेंशनड है तो दैट इज़ फाइन। तो जब उसने मेंशन नहीं किया, मेरे को पता 298 केल्विन लेना है, तो मैं सिंपली इसको इस तरीके से लिख लूँ, जो 298 केल्विन के लिए हमने ड्राइव करा था, दैट वाज, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 3.17 वोल्ट माइनस 0.059। एन की वैल्यू यहाँ पे बच्चों क्या होगी, 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि Ag+ पे 1 इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड होगा, 2 है तो 2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी 2 हो गया, तो दैट मीन्स RT, F और 2.303 इन सबको आपने कैलकुलेट करके 0.059 लिख लिया, डिवाइडेड बाय 2। अब ये नेचुरल लॉग नॉर्मल लॉग में कन्वर्ट हो गया। Mg2+ का कंसंट्रेशन कितना बच्चों, 0.130, एंड अगर आप इसका देखो तो 0.001 पावर कितनी हो जाएगी, 2। तो जब इसको सॉल्व करके लॉग सॉल्व करोगे और ओवरऑल फाइनली माइनस करोगे तो आंसर आएगा बच्चों 2.96 वोल्ट। इसका मतलब है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, स्टैंडर्ड कंडीशन पे जब आप SHG की हेल्प से स्टैंडर्ड कंडीशन पे आप कैलकुलेट करते हो तो इसके लिए एक आपकी वोल्टेज आती है इतनी, लेकिन जब आप नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन पे जो भी आपको पैरामीटर्स दे रखे हैं उसके साथ कैलकुलेट करते हो, जब आपका कंसंट्रेशन यूनिटी नहीं है तब आप कैलकुलेट करते हो। सिंपल सी चीज़ है बच्चों, अगर कंसंट्रेशन यूनिट होगी तो log 1 की वैल्यू 0 हो जाएगी, अपने आप ही ये इसके बराबर आ जाएगी, समझ रहे हो। अगर आपका कंसंट्रेशन यूनिटी हो गया तो ऊपर नीचे कट के वो क्या हो जाएगा, log वाली वैल्यू 0 हो जाएगी, ये पूरा का पूरा जो माइनस में जा रहा है वो 0 हो जाएगा, तो अपने आप ही ई सेल इक्वल्स टू E0 सेल हो जाएगा। लेकिन जैसी आपकी कंसंट्रेशन नॉन यूनिटी हो, मतलब जो 1 नहीं रही, तो आपकी कुछ ना कुछ डिफरेंस आएगा, और उस डिफरेंस को माइनस करोगे तो उस पर्टिकुलर कंसंट्रेशन पे जो नॉन यूनिटी है, जो 1 नहीं है, उस पे क्या ई सेल वैल्यू आ जाएगी वो आपको पता चल जाएगा। और नॉस्ट इक्वेशन यही इसी चीज़ के लिए है कि अगर आपको नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन पे जब कंसंट्रेशन यूनिटी नहीं होती है तब अगर आपको ई सेल कैलकुलेट करना है तो वैल्यू क्या होनी चाहिए। आई होप बच्चों आपको नॉस्ट इक्वेशन क्या होता है, क्यों यूज़ करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं और क्वेश्चन में किस तरीके से इंप्लीमेंट करते हैं, ये चीज़ समझ आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम नॉस्ट इक्वेशन का रिलेशन देखेंगे, केसी के साथ किस तरीके से आप उसको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के साथ जोड़ सकते हो, इक्विलिब्रियम के टाइम पे क्या सारी चीज़ें होती हैं, दैट वी विल कवर। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी बच्चों। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू।